हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि प्यारे साथियों, हम लोग रोजाना एक मॉक टेस्ट एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी के लिए करने वाले हैं, इंग्लिश के लिए। और मैंने कहा था कि पर डे में एक पैसेज भी अपलोड करने वाला हूँ। तो उसी सीरीज़ में टाइम वेस्ट ना करते हुए और मैं आपको ये बता दूँ कि इनकी PDF कॉपी भी आपको अवेलेबल होंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डे। एक दिन पहले ही आपको ये टेस्ट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसको लगाने के बाद आपको अगले दिन इसका सॉल्यूशन देखना है। आज मैं फर्स्ट ही अपलोड कर देता हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे साथियों, और हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है पहले मॉक टेस्ट का? सर, देयर वर सो मच कैटल ऑन द रोड। प्यारे साथियों, मुझे ये बताइएगा कि कैटल यहाँ पर किस तरह का नाउन है। कैटल प्यारे साथियों एक काउंटेबल नाउन है और एक कलेक्टिव नाउन है। ओके, कैटल कैसा नाउन है? एक काउंटेबल नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर कैटल जो वर्ड आया है वो यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन से पहले आने वाला कोई भी जो वर्ड होगा वो भी संख्यावाचक होगा। मतलब आने वाला एडजेक्टिव क्या होगा? संख्यावाचक। जो मच वर्ड है मच क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कैटल तो यहाँ एक संख्या है। तो यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि मच आना चाहिए कि मैनी आना चाहिए? तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा? मैनी कैटल यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा? मैनी कैटल यूज़ किया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सर इस ए पार्ट में गलती है। देयर वर सो मैनी कैटल ऑन द रोड। यहाँ मच की जगह पर आपको क्या लगाना है? मैनी लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सर, पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव, सर पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। ध्यान से देखिएगा, पब्लिक लाइब्रेरीज, पहले तो ये बताइएगा पब्लिक लाइब्रेरी एक है कि एक से ज़्यादा है? मतलब ये प्लूरल है, लाइब्रेरीज है। और आपको ये भी पता होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी भी एक क्या है? सर एक काउंटेबल नाउन है। पब्लिक लाइब्रेरी भी क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। तो प्यारे साथियों, पब्लिक लाइब्रेरी को हम गिन सकते हैं, इसलिए गिन सकते हैं। तो यहाँ पर लिटिल वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि लिटिल मात्रा के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक से ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरीज हैं तो उनके लिए आंसर फ्यू हो नहीं सकता, क्योंकि फ्यू आता है जब कोई चीज़ संख्या में न के बराबर हो। कोई भी नाउन जिसकी संख्या न के बराबर हो। अब फ्यू कब यूज़ किया जाता है? जब संख्या थोड़ी सी हो। और द फ्यू कब यूज़ किया जाएगा? जब सबकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बताइए, एक लाइब्रेरी की बात हो रही है कि दैट वी हैव, हमारे पास जितनी सारी हैं इन सब की बात हो रही है, दैट वी हैव। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? बी इज़ द राइट आंसर। द फ्यू पब्लिक लाइब्रेरीज दैट वी हैव आर नॉट वेल इक्विप्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा प्यारे साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन यू एंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के बाद आप समझ लीजिए, सर बिटवीन और एंड के बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ किए जाएंगे, यू भी एक प्रोनाउन है, और अगला जो प्रोनाउन आएगा या पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा कि सब्जेक्टिव केस का। तो सर ये रूल है कि जब भी बिटवीन और एंड के साथ कोई भी दो प्रोनाउन अटैच्ड होंगे तो सर वो ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। यहाँ पर मुझे ये बताइए, सी कैसा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस है, मतलब सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। ही कैसा प्रोनाउन है? सर सब्जेक्टिव केस है। दे कैसा प्रोनाउन है? प्यारे साथियों सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? फटाफट से बताइए। सर दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है, और इसलिए प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉर डॉग। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर बिटवीन और एंड के साथ आने वाले कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आंसर होगा डी। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। मुझे बताइएगा क्या एरर है इसमें? सॉरी फिलर्स है ये, मतलब इसमें क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आएगा? आई होप आपको पता होगा कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, कालिदास भी एक प्रॉपर नाउन है।
तो यहाँ ये तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर ए और एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम भी प्रॉपर नाउन से पहले हम यहाँ ए और एन नहीं लगा सकते। जब भी कोई नाउन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है और यदि वो कॉमनली यूज्ड वर्ड है, मतलब कॉमन नाउन है, तो हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं। अब मुझे ये बताइए, शेक्सपियर जिस तरह से भारत में, इंडिया में शेक्सपियर को माना जाता है, उसी तरह से इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड में शेक्सपियर को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह से भारत में कालिदास को माना जाता है। तो यहाँ पर शेक्सपियर को कालिदास की संज्ञा दी गई है। मतलब जिस तरह से सर शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, जिस तरह से इंडिया में कालिदास बहुत ही फेमस है, उसी तरह से शेक्सपियर को, तो जब भी किसी एक व्यक्ति की उपमा या तुलना, पर्सोनिफिकेशन किया जाए, तो उस बंदे जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं? सर द का यूज़ करते हैं। ए और एन ऑप्शन नहीं होगा। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों क्या होगा? 100% सी इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? सर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हम लोग, चलिए चौथे का आंसर क्या लगाइए? सी लगाइएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होने वाला है? चलो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैड यू हेल्प्ड मी इन टाइम, यदि उसने मेरी समय पर सहायता की होती, आई शैल नॉट हैव फेल्ड सो बैडली, मैं इतनी बुरी तरह फेल नहीं होता। आई होप आपने इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। प्यारे साथियों, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पढ़ना होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, यहाँ ये बताइए 2 क्लॉजेज हैं, एक इफ़ क्लॉज है, एक मैन क्लॉज है। हैड यू हेल्प्ड, हैड और हेल्प्ड आ रही है, ये इफ़ क्लॉज है। मतलब जब भी इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा तो उसका मेन क्लॉज किस में आएगा? आपको पता हो या न पता हो तो मैं बता दूं, वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जब भी इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा तो वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब हैव नहीं है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंसेस में यदि इफ़ क्लॉज में हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सर जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। फेल्ड एक थर्ड फॉर्म है, इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? बी फॉर बॉय। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? बी फॉर बॉय इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? एज यू सो शैल यू रीप। आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसलिए समझना पड़ेगा। सर इंग्लिश में एज के साथ कभी भी नॉर्मल केस में इंग्लिश में एज के साथ कभी सो नहीं आएगा प्यारे साथियों। नॉर्मल केस में जब भी शुरुआत में एज ए कंजंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा तो उसके साथ में सर दोबारा से सो नहीं आएगा। मैं मना कर रहा हूँ, नहीं आएगा। लेकिन सर फिर यहाँ क्या आंसर होगा? प्यारे बच्चों, एक कहावत है और ये अपवाद भी है इंग्लिश में, जहाँ एज के साथ में सो का यूज़ होता है। एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे, मतलब वैसी फसल उगेगी। जिस तरह के तुम्हारे कर्म होंगे वही तुम्हें फल मिलेगा। आप कहेंगे सर एज के साथ सो आता नहीं है, लेकिन आपने प्यारे बच्चे फिर बोल रहा हूँ ये एक अपवाद है। शुरुआत में जब भी एज ए कंजंक्शन की तरह ट्रीट होगा तो उसमें याद रखिएगा कभी साथ में सो नहीं आ सकता, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है और इंग्लिश में लिख लेना है, ये एक एक्सेप्शन भी है। इसलिए एज यू सो शैल यू रीप। आई होप तो सही आंसर लगाइए। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? डी फॉर डॉग। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन का आंसर डी फॉर डॉग लगाइए फटाफट से और मुझे बताते चलिएगा कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि सर ये टेस्ट सीरीज़ को मैं कंटिन्यू, मतलब लगातार कंसिस्टेंटली चलती रहनी चाहिए कि नहीं। अगला क्वेश्चन वोकैबुलरी। सर 1 पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन। प्यारे साथियों, 1 पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ओके, ध्यान से सुनिएगा। वो बंदा जो भगवान में बिलीव है, किसी धर्म में बिलीव नहीं करता। जब भी यहाँ थी की बात होंगी, थी का मतलब होता है रूट वर्ड है दी, मतलब रिलेटेड टू थीस, THEIS, ठीक है ना, और THE थीसिस मतलब रिलेटेड टू गॉड और रिलेटेड टू रिलीजन। और वो बंदा जो किसी रिलीजन में बिलीव करता है या भगवान में बिलीव करता है उसे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है? थीस्ट बोला जाता है। और जो नहीं करता है उसे क्या बोला जाता है? अथीस्ट, मतलब ए जोड़ दिया जाता है इसके आगे। और नेचर आंसर हो नहीं सकता, फादर हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर क्या है? 7वें का सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर।
7 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। थीस्ट वो बंदा होता है सर जो भगवान में, सॉरी इसने पूछा है जो बिलीव नहीं करता है, तो क्या होगा इसका आंसर? 7 का बी फॉर बॉय। और जो बिलीव करता है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे थीस्ट। और जो बिलीव नहीं करता है उसे क्या बोलेंगे? अथीस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 7 क्वेश्चन का बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 8 क्या होने वाला है प्यारे साथियों? इसका क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। प्यारे साथियों इसका हमें क्या बनाना है? आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। सर इसका वॉइस चेंज करना है। तो ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं इसके? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको ये बताना है कि सर ये इसके ऑप्शंस हैं। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई डिड नॉट ट्रस्ट, यहाँ डिड नॉट आ रही है, तो जब भी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा प्यारे साथियों, तो उसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा मुझे बताइए। सर उसके जो पैसिव होगा उसके पैसिव में सर वॉज आएगी। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्यों डिड का पैसिव कभी हेड नहीं बन सकता। सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्यों डिड की पैसिव में वुड नहीं आ सकती। डी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर डिड का पैसिव में हैज़ बीन नहीं आ सकती। इसलिए इसका सही आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? नोबडी वाज ट्रस्टेड बाई मी। बहुत अच्छा, आवाज़ आएगी। एनीबडी को नोबडी के सेंस में चेंज कर दिया गया और पैसिव में वॉज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो सही आप इसको डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हो, भले ही आपने सॉल्व नहीं किया है सारे ऑप्शंस को देख के। तो आज से आगे याद रखिएगा, जब भी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे तो उनमें पहले ऑप्शंस जरूर चेक करिएगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? ए फॉर एप्पल होगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नर्वस एक वर्ड है और यहाँ पर पूछा गया है सर नर्वस का एंटोनिम्स क्या होगा? मतलब एंटोनिम्स किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड होते हैं, विलोमार्थी होते हैं। नर्वस एक एडजेक्टिव है, किसी भी शब्द के पीछे यदि OUS आएगा तो वो एक एडजेक्टिव होगा। नर्वस कहते हैं एक ऐसा बंदा सर जो बहुत घबराया हुआ है, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लिख लीजिएगा, नर्वस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कॉन्फिडेंट बोलते हैं। तो सही आंसर मेरे हिसाब से इसका क्या होगा सर? डिके। पहले तो डिसमिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डिसमिस का मतलब है सर नौकरी से निकाल देना, ठीक है ना? किसी भी पद से हटा देना, नौकरी से निकाल देना, आपके अधिकार छीन लेना। डीजनरेट सर किसे कहते हैं? डीजनरेट मतलब सर जनरेट माने पैदा करना, डीजनरेट माने दोबारा से जिसे पैदा नहीं किया जा सकता। मतलब सर ये क्या होगा? सर ये होगा जो नाशवान है। मतलब सर डीजनरेट का मतलब है जो ख़त्म हो चुका है, जैसे पैदा दोबारा नहीं कर सकते। मतलब इसका सही आप ये भी बोल सकते हो कि सर दोबारा से जिसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। डिके किसे कहते हैं? आई होप आपने सुना होगा। चीज़ों के धीरे धीरे ख़त्म होने को, जब धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं डिके हो जाता है, पतन हो जाता है। डिट्रियोरेट, डिट्रियोरेट एक वर्ड सुना होगा, धीरे धीरे चीज़ों का ख़त्म होना। इसलिए सर क्षय होना, नष्ट हो जाना, उसे डिके बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? नर्वस का सही आंसर होगा कॉन्फिडेंट। नर्वस भी एक एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट भी एक एडजेक्टिव है। 9वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। और सर फैटल, फैटल भी एक एडजेक्टिव है और फैटल का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी जानलेवा हैं, मतलब जान तक ले सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि सर कैंसर कैसा रोग है? कैंसर एक फैटल डिजीज़ है क्योंकि उसमें आपकी मौत भी हो सकती है। तो प्यारे साथियों, मुझे 10वें क्वेश्चन का पहले हॉस्टाइल ऑप्शन चलते हैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है सर? आपका दोस्त या दुश्मन। हॉस्टिस का मतलब ही होता है सर दुश्मन, मतलब जो आपका फ्रेंड नहीं है, मतलब आपका बहुत ही जो बुरा चाहता है, एनिमी। ये आंसर नहीं हो सकता। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। आई होप आपको पता होगा, ये भी नहीं हो सकता। मोर्टल किसे कहते हैं? मोर्टल का मतलब है सर जिसको एक दिन मरना है, मतलब नासवान। हाँ, ये ऑप्शन हम कह सकते हैं। अभी आगे देख लेते हैं। और क्विक माने होता है बहुत ही जल्दी, मतलब रैपिडली। तो प्यारे साथियों, क्विक आंसर भी नहीं होगा। तो फैटल का सही आंसर क्या होगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। बी इज़ द राइट आंसर। फैटल का मतलब भी होता है जानलेवा और मोर्टल का मतलब भी होता है जानलेवा। मतलब हम सब इंसान कैसे हैं? मैन इज़ मोर्टल। मतलब मैन इज़ मोर्टल मतलब सर हम सबको एक दिन मरना है, जिनका अंत होना है।
तो फेटल का सही आंसर लगाइए, 10 का बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11, द लॉयर हैज़ प्लेंटी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए, जब आप किसी दुकान से कुछ ग्रॉसरी का सामान खरीदने जाते हैं तो जब दुकान पे जाते हो तो दुकानदार कहता है कि कस्टमर्स आए हैं मेरे, मतलब उन्हें कस्टमर्स बोला जाएगा। जब आप कुछ गलत काम करते हो, पुलिस आपको पकड़ने आती है तो आपको बोला जाता है ये क्रिमिनल्स हैं, मतलब अपराधी हैं। और जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो आपको बोला जाता है बायर्स हैं। लेकिन लॉयर, सपोज करो आपने एक लॉयर को हायर किया कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लॉयर के लिए जो आप उसके क्या कहलाओगे, आप खरीदार कहलाओगे कि क्लाइंट्स कहलाओगे? ये स्पेशल वोकेबलरी होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे जब दुकान पर आप खरीदने जाते हो तो कस्टमर कहलाते हो, इसी तरह लॉयर के लिए आप क्या कहलाओगे? क्लाइंट्स कहलाओगे, ठीक है ना। तो 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आई हैव नोन हर, मैं उसे जानता हूँ। द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड, प्यारे साथियों पहले तो वो ऑप्शन हटा लेते हैं जो नहीं हो सकते। यहाँ समय दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसकी बात की जा रही है, वर्ल्ड वार सेकेंड की। और यहाँ बोला जा रहा है कि उसके अंत से, द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत से। तो आई होप आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध लगभग कब हुआ? 1900 आई होप लगभग 19, द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब एग्जैक्ट जो डेट है वो कब हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कि सर उसका जो अंत था, एंड था, वो बिल्कुल फिक्स था, ठीक है ना। 43 के समथिंग हुआ, ठीक है ना। 43 और 39 से शुरू हुआ, तो 1439 से 14 मतलब 43 पर लास्ट एंड हुआ। तो वो एंड क्या था मुझे ये बताइए। वो फिक्स है, भले डेट नहीं दी गई, बट वो एंड फिक्स था कि नहीं था? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत है उससे मैं जानता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ फ्रॉम हटा दीजिए, फ्रॉम का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आई हैव नोन और फ्रॉम नहीं आएगा। प्यारे बच्चों ड्यूरिंग कब आता है मुझे बताइए? ड्यूरिंग हम तब यूज़ किए जाते हैं जब कोई भी चीज़ अभी प्रोग्रेस में चल रही है और उसी दौरान हम बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि सर मैं जब तैयारी कर रहा था उसी के ड्यूरिंग मुझे नौकरी मिल गई थी, ठीक है ना, प्रिपरेशन कर रहा था। तो ड्यूरिंग हम तब लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। और सर यहाँ समय दिया गया है, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, मतलब यहाँ झुकाव या उसके लिए यूज़ किया जाता है। सर मेरा केमिस्ट्री की तरफ बहुत झुकाव है, टुवार्ड्स लगाएंगे, ये भी ऑप्शन यहाँ कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर 100% किसका यूज़ होगा? सिंस का यूज़ किया जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 भी आ सकता था, हाँ ऑप्शन में सिंस और 4 हो सकते थे, तब हम बताते। बट कुछ कहेंगे सर यहाँ निश्चित टाइम नहीं है, ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ उसका अंत, हाँ वो ये निश्चित मान लिया गया, इसलिए सही आंसर क्या होगा? 12 क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट एडजेक्टिव लगाना है प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। इंडियन प्रेस, इंडिया का जो मीडिया था, डिड नॉट गिव टू द ब्रिटिश पब्लिसिटी, मतलब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। जो इंडियन प्रेस है उसने नहीं दिया ब्रिटिश पब्लिसिटी को, क्या नहीं दिया मैं आपको बता दूं क्लियरली। यहाँ पर कौन से वर्ड है ध्यान से देखिए, ब्रिटिश पब्लिसिटी, इंडियन प्रेस ने डिड नॉट गिव टू द ब्रिटिश, अंग्रेजों को, द रही है द ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों को, पब्लिसिटी, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी इंडियन प्रेस ने कभी नहीं दी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तो डिड नॉट गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव या जो नाउन ट्रीट किया जाएगा। तो नाउन जो आएगा वो क्या होगा? क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वसनीयता या ज़्यादा श्रेय नहीं दिया, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। क्रेडेंस का मतलब होता है क्रेडिबिलिटी, ओके। श्योन किसे कहते हैं? शायोन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। श्योन का जो मतलब होता है वो यहाँ पर होता है वॉरिस या वंशज। वंशज का मतलब क्या है कि आप मेरे बाद में मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरा बेटा, संतान को बोलते हैं। और ऑगरी किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ फ्यूचर में आपकी अच्छी होने वाली है, शकुन लिख लेना। शकुन जानते हो, जैसे बोलते हैं सर ये बहुत अपशकुन हो गया, गलत हो गया, इसी तरह शकुन आंसर होगा। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। तो मुझे ये बताइए कॉमन सेंस के हिसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए? इंडियन प्रेस ने जो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होने से उन्हें बहुत ज़्यादा क्या नहीं दिया, श्रेय, या उन्हें बहुत महत्व नहीं दिया, और इसलिए स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो सही आंसर 100% 13 का ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए इज़ द राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन होने वाला है। सर सी हैज़ सीन दिस मूवी ट्वाइस। हैज़ आ रही है यहाँ पर, मतलब ये काम कंप्लीटनेस को दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। सीन भी आ रही है, मतलब परफेक्ट अभी अभी कोई काम हुआ है। और दिस मूवी, उसने ये मूवी 2 बार क्या की है? हैज़ आ रही है मतलब ये कर चुका है, देख चुका है। और जब भी हम परफेक्ट का सेंस दिखाएंगे तो यहाँ पर ये बताइए क्वाइट सही होगा कि ऑलरेडी इज़ द राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है।
सर जब भी ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये सारे वर्ड तब यूज़ किए जाएंगे जब हमने काम को बहुत प्रेजेंट में ही अभी अभी जस्ट फिनिश किया और कंप्लीटनेस को दिखाएंगे। तो 100% क्या आंसर होगा 14 का ए इज़ द राइट आंसर। सर उस लड़की ने ये मूवी 2 बार अभी देखेगी कि देख चुकी है? वो ऑलरेडी देख चुकी है। 14 का आंसर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन क्या होने वाला है? ही सेड, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होने वाला है। सर आई एम बाइंग ए न्यू पेन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देख लीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच किस वाक्य में है। प्यारे साथियों, आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है वो किस वाक्य में है। एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और इनका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। देख लीजिए तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ए आंसर हटा दीजिए, ए ऑप्शन नहीं होगा। और क्या हो सकता है? सर आगे चलते हैं। 15 के ऑप्शंस कहाँ पे हमारे पास? ये हैं। बी ऑप्शन कौन सा है सर? बी ऑप्शन क्या है सर? ही वॉज बाइंग अ न्यू पेन, ये हो सकता है। एंड ही सेड दैट ही हैड बीन नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है सर 16 क्वेश्चन क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्यारे साथियों बताना है। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। जुक्स्टापोजिशन, जस्टापोजिशन एंड जक्स्टापोजिशन। नहीं पता हो तो मैं बता दूं, यहाँ जो करेक्ट वर्ड है वो जुक्स्टापोजिशन है। और प्यारे साथियों, जुक्स्टापोजिशन का मतलब लिख लीजिए, जब आप किसी से मुकाबला करते हैं, जब आप किसी से मुकाबला करते हैं कि सर आज मेरी जो कॉम्पिटिटर है, आज जो मेरी कंटेस्ट, मतलब जिससे मेरा कॉम्पीट होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है, कॉम्पिटेंट, आपका जो ठीक अपोजिट में है आपका कॉम्पिटेंट है, उसे हम बोलते हैं जुक्स्टापोजिशन। मतलब सर मुकाबला करना, किसी के साथ से हाथ मिलाकर, मतलब उससे मुकाबला फेस करना, उसे हम बोलते हैं जुक्स्टा। और इसकी सही स्पेलिंग क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। और ये नाउन है, किसी भी शब्द के पीछे TION आएगा वो नाउन होगा। 16 का आंसर लिखिए, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडम्स फ्रेज बताने हैं, और ये यहाँ अंडरलाइन नहीं किया गया है। इसमें से कौन सा एडम्स फ्रेज बताना है? इन अ ब्लू मून। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये एडम्स फ्रेज होने वाला है इन अ ब्लू मून अवर लोकेलिटी में। सर शनि को देखा गया। अच्छा ब्लू मून, चंद्रमा नीला कब होता है? सर ये तो बहुत नहीं होता। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो मैं आपको बता दूं, 76 साल बाद ये घटना होती है। मतलब 2005 की घटना आप देखिए नेट पर डाल के, तब ये चंद्रमा थोड़ा सा ब्लू कलर में हुआ था। उसके बाद अभी 2081 में होगा, मतलब 76 ईयर बाद होगा। तो मुझे ये बताइए, इन अ ब्लू मून का शुद्ध आप हिंदी मुझसे पूछोगे तो वो होता है सर ईद का चांद होना। मतलब सर ईद का जो चांद होता है वो रोज़ाना दिखाई देता है कि कभी कभार? सर कभी कभार दिखाई देता है। इसलिए सर नोट डाउन करिए, एडम्स फ्रेज क्या होने वाला है इसका? जो एग्रीड होगा, लिसनड होगा, ओबेड के, अपीयर्ड रेयरली। प्यारे साथियों 17 का आंसर 100% बी फॉर बॉय होने वाला है। क्या होने वाला है? बी फॉर बॉय इज़ द राइट आंसर। सर शनि को हमारे जो क्षेत्र में, हमारे जो माहौल पड़ोस में कब देखा गया था? सर बहुत दिनों पहले, मतलब कभी कभार देखा गया था। आई होप आपको समझ में आया। 18 to 20 क्वेश्चन, ये एक पैसेज होने वाला है। प्यारे साथियों आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता दूं, यदि मैं इस पैसेज को पूरा पढ़ाऊंगा तो प्यारे साथियों ऐसे पैसेज जब आपके पास इतने लॉन्ग पैसेज आ जाएं तो कभी भी उनको आपको पढ़ के नहीं करना है। ये बहुत लंबा पैसेज है। तो हम सीधे सुनामी के ऊपर है, जो सुनामी 2003 में आई, उसमें कौन 2004 में आई 26 दिसंबर को। और ये पूरा पैसेज आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा पैसेज है। यदि आप पढ़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन क्या होने वाला है? सर वन ऑफ द नेशन, वो कौन सा नेशन है जिसको सुनामी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? 2004 में जो सुनामी आई वो कौन सा देश है? तो अब ध्यान से यदि देखोगे इसको तो हम लोग यदि इसका आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ सबसे पहले वाले जो फ्रेज है या सबसे पहला जो पैरा है उसी में लिखा हुआ है कि सर सुनामी ने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया? मलेशिया। सर मलेशिया उन कंट्रीज़ में से था जिसने सुनामी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। सही आंसर ये रहा। आई होप मलेशिया सर वो कंट्री जिसको सुनामी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। सर सुनामी में टोटल डेथ्स कितनी हुई सुनामी के बाद में? इसका आंसर सर कहाँ मिलेगा? इसका आंसर ये दिया गया सर, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोग हमें क्या मिले? 3 लाख लोग किलिंग मरे अप्रोक्सीमेटली सुनामी में। तो यहाँ 3 लाख इज़ द राइट आंसर होगा। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सर
सर 18 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मलेशिया और 19 क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी फॉर बॉय। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बहुत सारे पार्ट किस एरिया के? सबमर्ज मतलब डूब गए, पानी में डूब गए। कौन से वाले पार्ट के डूब गए? तो चलो यहाँ ढूंढते हैं सर कौन सा पार्ट था जिसके बहुत सारे जो पार्ट थे सर वो डूब गए। तो यहाँ देखिए मैनी, ध्यान से देखो सर, मैनी पार्ट्स ऑफ साउदर, जो साउथ एरिया है अंडमान निकोबार का जो साउदर्न टिप है उसमें सर पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। तो प्यारे साथियों सही आंसर इसका क्या होगा बताइए? सर तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20 का सर साउदर्न टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार के सर जो मोस्टली जो द्वीप थे सर क्या हो गए? वो सारे डूब गए। तो सही आंसर आई होप आपको समझ में आया, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग रोज़ पढ़ने वाले हैं। मैं इसकी PDF कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा प्यारे साथियों। और मैं आप सभी को बता दूं इसी तरह से मैं पर डे कराने वाला हूं और 100 मॉक टेस्ट होंगे। आज के मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी हमारा आज पहला दिन था। लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, कोई भी दिक्कत। और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सर ये टेस्ट सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आप बच्चों से कि सर आप इसको रखिएगा। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया हूं और मैं कोशिश करूंगा बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। सर मेरा सिलेक्शन सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। तो सर मेरे अंदर कौन कुछ बहुत कमी थी। कुछ लोग जो आए मान रहे हैं कि सर ये सर में पहली होती होगा, ये हमारा जुड़ाव है दिल का एक्चुअली। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है केवल सर की वजह से हुआ है।